Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel Physics with AK Sharma. And today we will discuss about the frame of reference and one dimensional, two dimensional and three dimensional motion and motion in straight line. ठीक है, जैसे एवरेज वेलोसिटी हो गया, एवरेज स्पीड हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो मोशन से रिलेटेड हम कुछ टर्म्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है बेटा, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए और एक सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। मतलब कि हमें डायरेक्शंस चाहिए, जैसे एक्स, वाई और जेड, 3 एक्सिस हमें चाहिए, और एक ऑब्जर्वर चाहिए जो एक पॉइंट से उस पॉइंट ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व कर सके। ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी पोजीशन क्या है। तो उसके लिए हमें एक ऑब्जर्वर चाहिए और ऑब्जर्वर के साथ एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे जो कन्वीनियंट सिस्टम जो होता है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक सेट होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस का, जिसमें एक ऑब्जर्वर होता है, और वो ऑब्जर्वर क्या करता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, उसके एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटी को डिस्क्राइब करता है। उस पूरे सेट को हम क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब मान लो मैं बता रहा हूं हमारा स्कूल है, हमारा स्कूल 5 किलोमीटर दूर है। तो 5 किलोमीटर कहां से दूर है? रेफरेंस पॉइंट चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। ठीक है, हमारा स्कूल 10 किलोमीटर दूर है। किससे दूर है? तो हमें एक पर्टिकुलर चीज बतानी पड़ेगी, पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो मैं कहता हूं नारनौल से और हमारा स्कूल 3 किलोमीटर दूर, तो वो नारनौल क्या हो गया? एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास एक एक्सिस का सिस्टम होता है, जिससे हम जिसके अंदर एक ऑब्जर्वर होता है और वो उसके डिफरेंट पैरामीटर्स को, मोशन के डिफरेंट पैरामीटर्स को डिस्क्राइब करता है। तो उसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहां पे लिखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? द फ्रेम ऑफ रेफरेंस is a system of coordinate axis having a observer attached to it and has a clock with him which describe the motion of point object। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम होता है, जिसके साथ एक ऑब्जर्वर होता है। ऑब्जर्वर के पास एक क्लॉक होती है, और वो ऑब्जर्वर क्या करता है? उसके रिस्पेक्ट टू वो क्या करता है? मोशन को डिस्क्राइब करता है। एंड clock with him which describe the motion of the point object। ठीक है, with respect to the system। to it, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे हम
3 एक्सिस मान लेंगे, ए दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और जहां पे तीनों इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को ओरिजिन। ये पॉइंट क्या कहलाएगा, दिस इज ओरिजिन। तो जहां पे तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। तो ये हमारा ओरिजिन रहेगा, और यहां से वो ऑब्जर्वर कि हमारा ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स में जा रहा है, वाई में जा रहा है, या वाई में कितना जा रहा है, एक्स में कितना जा रहा है, तो वो यहां से उसको ऑब्जर्व करता है, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स को, मोशन के डिफरेंट पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो दिस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फर्स्ट होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो नॉन एक्सेलरेटेड हो। कैसा हो, नॉन एक्सेलरेटेड। नॉन एक्सेलरेटेड का मतलब कि जिसमें एक्सेलरेशन ना हो। मान लो कोई ऑब्जर्वर है और वो एक बस के अंदर बैठा है इस तरह से, और यहां से ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ये किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, और ये बस या तो किस पे हो, रेस्ट पे हो, रेस्ट पे, और आइदर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो एक्सेलरेशन कितना, जीरो। रेस्ट पे है तो भी एक्सेलरेशन कितना, जीरो। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कोई ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेट ना हो रही, जो एक्सेलरेट नहीं हो रही हो, उसको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं, इनर्शियल। या फिर हम ये बोल सकते हैं द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन फर्स्ट लॉ होल्ड्स गुड। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहती है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, और मोशन में है तो मोशन में, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम इसको लिख सकते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो नॉन एक्सेलरेटेड हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। A non-accelerated frame of reference is known as non-inertial frame of reference. Sorry, inertial. Inertial frame of reference. A frame of reference in which Newton's first law holds good, or a non-accelerated frame of reference is known as inertial frame of reference. ठीक है, ऑब्जर्वर किसी बस में बैठा है और वो किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, और वो बस या तो रेस्ट पे है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। दोनों ही केस में एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो हम किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, उस प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन जीरो है, तो हम उसको क्या कहेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
ठीक है। दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ नॉट होल्ड्स गुड, या फिर हम कहें ए एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ए एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस is known as non-inertial frame of reference। ठीक है, एक ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एक ऐसी बस हो जिसके अंदर एक ऑब्जर्वर हो और बस वो लगातार एक्सेलरेट कर रही है। क्या कर रही हो? एक्सेलरेट कर रही हो। तो हम कहेंगे कि जो हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हमारा जो ऑब्जर्वर है, वो जब ऑब्जर्व करेगा तो एक्सेलरेटेड फ्रेम से ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फिर कहें ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होल्ड्स नॉट गुड। तो ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहलाता है? एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जनरली क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम होता है कोऑर्डिनेट का जिसके अंदर एक ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्वर के पास क्लॉक होती है और वो पॉइंट ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स को, भाई इसकी वेलोसिटी क्या है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे तीन परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स, वाई एंड जेड इंटरसेक्ट करती है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेलरेटेड और नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। सीबीएसई ने इस बार के सिलेबस में जो 30% सिलेबस डिलीट किया, उसमें से रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हटा दिया है, लेकिन फिर भी मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें कई जगह पे यूज आता है, तो इसलिए इसको पढ़ना जरूरी था। मैंने ये चीज एक बार एक्सप्लेन कर दी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। अब 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन क्या होते हैं वो देखिए। तो यहाँ पे हम 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ 1 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन, 1 डायमेंशनल तो 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है? तो 1 डायमेंशनल मोशन वो मोशन होता है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ हमें एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए। क्या चाहिए? एक ही कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने एक पत्थर को यहां से छोड़ दिया, तो वो नीचे गिरेगा, तो किसमें? एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो हम उसके मोशन को एक ही कोऑर्डिनेट से डिफाइन कर सकते हैं, एक्स से, वाई से और जेड से, एक ही कोऑर्डिनेट चाहिएगा हमें। ठीक है, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। द मोशन of an object is said to be 1 dimensional if we require only one coordinate, only one coordinate to describe motion of an object। किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए अगर हमें एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टोन रिलीज
from some height। ठीक है, और एग्जाम्पल भी हम बता सकते हैं। ए बस मूविंग ऑन ए स्टेट रोड, सीधी लाइन में जा रही, मान लो ये बस यहां से चली, ये ऐसे चली स्टेट रोड के अंदर। अब देखो इसमें ये इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, इधर जेड एक्सिस। तो यहां से ऑब्जर्वर देखेगा तो वो उसको कितना कोऑर्डिनेट, भाई वाई में कितना चला है, बस यहां पहुंच गई, ये ऐसे चल रही है, इसमें ये बस है, इस तरह से चल रही है। तो यहां 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, तो ये किस में जा रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग। वाई में इसका कोई मोशन नहीं है, ना जेड में मोशन। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट की हमें जरूरत पड़ेगी, दिस इज वन डायमेंशनल मोशन, इसको बोलते हैं 1D मोशन। अब देखो 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, 2 डायमेंशनल, तो इसी में हम 2 डायमेंशनल मोशन दिखा सकते हैं। 2 डायमेंशनल, तो यहाँ 1 की जगह मैं क्या कर देता हूँ, 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। तो 2 डायमेंशनल कब कहेंगे, जब हमें कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़े, 2 कोऑर्डिनेट्स की। आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स वी रिक्वायर ओनली 2 कोऑर्डिनेट्स टू स्पेसिफाई द, 2 ही कोऑर्डिनेट से हम क्या करें, किसी मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ऐसे केस में हम उसको क्या कहेंगे, 2 डायमेंशनल मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 2 डायमेंशनल इफ वी रिक्वायर ओनली 2 कोऑर्डिनेट्स टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल ए इंसेक्ट crawling on the ground। ठीक है, इंसेक्ट क्या होता है बेटा, कोई भी जो छोटा इंसेक्ट है, ठीक है, वो ग्राउंड के अंदर क्राउलिंग कर रहे हैं। तो ग्राउंड के अंदर 2 ही कोऑर्डिनेट है। मान लो ये हमारे पास एक सिस्टम है कोऑर्डिनेट एक्सिस का, मैं यहां बताता हूं, दिस इज, हमने नाम दिया दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब ये इंसेक्ट मान लो यहां से चला और यहां से चल करके कहीं यहां पहुंच गया, ये इसकी पोजीशन। तो यहां देखो, यहां एक्स डायरेक्शन में कितना चला, दिस इज, ये कुछ ना कुछ पोजीशन होगी x1 यहाँ पे, और ये y डायरेक्शन में भी चला, y में कितना चला, दिस इज y1। तो इसमें हमें इसके मोशन को बताने के लिए कितने कोऑर्डिनेट चाहिए, 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, x और y। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल हम, मोशन ऑफ ए बिलियर्ड बोर्ड। बिलियर्ड का गेम देखा है, इस तरह से हमारे पास एक टेबल होती है, तो जैसे इसको हिट करते हैं तो ये क्या, ये इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। इसके मोशन को भी डिस्क्राइब करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। क्या चाहिए, 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। अब देखो इस बोर्ड के अंदर मैं 2 ही कोऑर्डिनेट दिखा सकता हूँ, तीसरा कोऑर्डिनेट नहीं दिखा सकता। पर मुझे तीसरा जेड कोऑर्डिनेट दिखाना है तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, बोर्ड का क्या है, प्लेन। इसमें हमारे पास 2 डायमेंशन है, एक y और एक x। ऐसे लाइन खींच सकता हूँ, ऐसे लाइन, बाहर की तरफ लाइन नहीं खींच सकता हूँ। ये तीसरा कोऑर्डिनेट हम नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल मोशन को मोशन इन प्लेन भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज मोशन इन प्लेन। 2 डायमेंशनल मोशन also known as motion in plane। ठीक है, तो प्लेन के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स और वाई। तीसरा कोऑर्डिनेट हम नहीं दिखा सकते प्लेन के अंदर। अगर बोर्ड के अंदर मैं 2 डायमेंशनल डायग्राम बना सकता हूँ, 3 डायमेंशनल डायग्राम नहीं बना सकता। एक्चुअल में 3 डायमेंशन जिसमें तीनों एक्सिस हो हमारे पास। जैसे ये देखो, यहाँ पे हमने यहाँ पे ये x, ये y और z, दिस इज 3 डायमेंशनल।
दिख रहा है, दिस इज 3 डायमेंशनल, ये जेड एक्सिस, ये बाहर की तरफ, ये एक्स, ये वाई। लेकिन यहाँ प्लेन के अंदर मैं 2 ही दिखा सकता हूँ, तीसरा बोर्ड में है ही नहीं, तीसरी ये लाइन ड्रा नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो 3 डायमेंशनल मोशन, 3, तो 3 डायमेंशनल क्या होता है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल कब कहेंगे बेटा, जब हमें कितने, इफ वी रिक्वायर all 3 coordinates, all 3 coordinates to describe the motion of an object। भाई तीनों के तीनों, अगर तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट हमें चाहिए किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा मोशन कैसा है, 3 डायमेंशनल मोशन। जैसे मोशन ऑफ एन एरोप्लेन, एरोप्लेन, तो उसमें तीनों कोऑर्डिनेट, एरोप्लेन मान लो यहाँ पे है, तो इसकी पोजीशन बताने के लिए, मान लो ये पोजीशन है, तो इसकी पोजीशन बताने के लिए हमें तीनों कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स बी, वाई बी और जेड। इसके पास इसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, एक्स वाई, भाई इधर भी चलेंगे, इधर भी चलेंगे और ऊपर भी आएंगे, तीनों कोऑर्डिनेट चाहिए इसके लिए। तो ऐसे केस में ये 3 डायमेंशनल मोशन होता है, और 3 डायमेंशनल मोशन को बोलते हैं मोशन इन स्पेस, इज आल्सो नोन एज इट इज आल्सो नोन एज मोशन इन स्पेस, ठीक है। तो स्पेस में हमें 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, प्लेन में 2 कोऑर्डिनेट की, और लीनियर मोशन में एक ही कोऑर्डिनेट से काम चल जाता है हमारा, ठीक है। तो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन हो गया। उसके बाद बेटा हम डिस्कस करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस की हम बात करें, डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्स बाय एन ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्स बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्स बाय एन ऑब्जेक्ट between 2 points is known as distance, ठीक है। मान लो ये एक पॉइंट है A और ये एक पॉइंट है B, तो मैं कैसे भी ऐसे चल करके कैसे भी यहाँ पे पहुंच गया, दिस इज, ये सारा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा, ये सारा क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। जब मैं ये कहूँ दिस इज A B C, तो जब मैं यहां से चला और यहाँ A पे पहुंचा तो कितना टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस AC, यहां से यहां गया, फिर यहां से C पे आया, C से A पे आया, तो मैं यहां से वापस A से चल करके और A पे वापस आया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, AB प्लस BC प्लस AC, मतलब ये 2 मीटर, ये भी 2 मीटर और ये भी 2 मीटर, तो कितना हो गया, S इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 6 मीटर, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 6 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, डिस्टेंस की यहाँ पे हम देख रहे हैं, पहले हम इधर गए, फिर हम इधर आए, फिर हम इधर गए, फिर हम इधर गए, फिर हम इधर गए, फिर, तो डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसमें तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं चल रहे, भाई एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं हम, जिधर आ रहा है, जिधर मन कर रहा है उधर मूव कर रहे हैं, तो डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं होती, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हमने पढ़ा है, कौन सी क्वांटिटी होती है वेक्टर वाले चैप्टर में, कि वो क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती,
तो ये कैसी क्वांटिटी है? दिस इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्टेंस। उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम घर से और स्कूल पहुंचते हैं तो हम एक डिस्टेंस ट्रेवल करके स्कूल में पहुंचते हैं, क्योंकि हमारी बस बिल्कुल सीधी नहीं आती, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं आती, कभी इस गांव में घुसी कभी उस गांव में घुसी। ठीक है, तो वो क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। अब दूसरी टर्म होती है डिस्प्लेसमेंट। एक टर्म होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। ये तो डिस्टेंस हो गया। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट दूसरी चीज हम देखें, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। द शॉर्टेस्ट टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। भाई दो पॉइंट्स के बीच में जो छोटे से छोटा डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स या इनिशियल और फाइनल पोजीशन। और ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एक ही बात। इनिशियल का मतलब जहां से हम स्टार्ट करते हैं, फाइनल का मतलब जहां पे हम खत्म करते हैं, जहां पे हम समाप्त करते हैं। तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट जो पाथ होगा इनिशियल पोजीशन से और फाइनल पोजीशन के बीच का, उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होती है। तो ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। मान लो कि ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। ठीक है, अब ए से बी तक जाने का शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? दिस इज ए बी। तो दिस इज, ये क्या कहलाएगा? ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, अब हम ए और बी के बीच में कैसे भी जा सकते हैं? ऐसे भी जा सकते हैं, मैं ऐसे भी जा सकता हूं, इस तरह से मैं ऐसे भी जा सकता हूं। ठीक है, लेकिन इन तीनों में देखो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? ये इनिशियल पोजीशन, इसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। दिस इज फाइनल पोजीशन। तो इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए बी। ठीक है, ये मान लो 3 मीटर है, ये मैं 8 मीटर ट्रेवल करके चला, ये 6 मीटर ट्रेवल करके चला। ठीक, कितना आएगा? 3 मीटर। तो दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। अच्छा, जब कोई आदमी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन में चलता है तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं। अब मान लो ये यही पाथ से गया, ए से बी तक इसी रास्ते से गया, तो डिस्टेंस भी 3 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 3 मीटर। उन दोनों में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। यहाँ पे नोट डाल के हम लिख लेते हैं, नोट इन स्ट्रेट लाइन मोशन displacement, the magnitude of displacement and distance is same। ठीक है, जब स्ट्रेट लाइन में चलेंगे तो डिस्टेंस भी उतना आएगा और डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही आएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और
डिस्टेंस क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अब यहाँ पे देखो, मैं यहां से चला, ये चीज देखो, यहाँ पे ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट बी मैं यहां से चल करके ऐसे गया, यहाँ पहुंच गया, दिस इज ए बी, ये मान लो 3 मीटर, और फिर यहां से चल करके यहाँ वापिस आ गया। तो यहां से चल करके यहां गया और यहां से चल करके वापिस यहां आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन फ्रॉम ए टू ए से ए तक का, तो कितना आ जाएगा, ए बी माइनस बी ए, क्योंकि ए बी इधर है और बी ए इधर है, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस का माइनस 3 कितना आएगा 0। लेकिन डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस ए बी प्लस बी ए 3 प्लस 3 6 मीटर। ए बी का मतलब ए से बी की तरफ जा रहे हैं और बी ए का मतलब हम बी से ए की तरफ जा रहे हैं। डायरेक्शन का चेंज हो गया, तो डायरेक्शन चेंज हो गया, तो एक के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, डायरेक्शन को दिखाने के लिए नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच में 0 नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। मान लो यहां से चल करके यहां से हमने चलना स्टार्ट किया और यहां वापस आ गए, एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले, ये इसकी रेडियस थी r। तो डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना बेटा, दिस इज 2 पाई r, इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर। तो यहां से यहां तक कितना 2 पाई r टोटल डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट ये 0 हो जाएगा, कि यहां से चले थे वापस यहीं आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना 0। तो जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हैं, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट में भी 0, नेगेटिव और पॉजिटिव। यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, तीनों वैल्यू पॉसिबल है। लेकिन डिस्टेंस ना तो 0 हो सकता है और ना नेगेटिव हो सकता है, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 0 नहीं होगा और ना ही नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है वो हम देखते हैं। क्या क्या डिफरेंसेस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। एक तरफ डिस्टेंस लेते हैं, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, और फिर देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस। तो यहाँ पे एक तरफ हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, एक तरफ डिस्टेंस लेते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ एक लाइन खींच देंगे, यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, और ये क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यही तो होता है बेटा। तो सर में तो हमने इसकी डेफिनेशन ली थी। दूसरा, ये कैसी क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी, यानी कि मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। और ये क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इसके पास सिर्फ क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है, तो स्केलर क्वांटिटी है। तीसरा देख, अब डिस्टेंस कैन नॉट बी 0 और नेगेटिव बिटवीन
2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में जीरो नेगेटिव नहीं हो सकता। ये क्या हो सकता है, इट मे बी नेगेटिव एंड जीरो, ये नेगेटिव और जीरो हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, डिस्टेंस की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है 2 पॉइंट्स के बीच में। डिस्टेंस है मैनी वैल्यूज बिटवीन 2 पॉइंट्स, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की यूनिक वैल्यू होती है। डिस्प्लेसमेंट हैज यूनिक वैल्यू बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच में एक यूनिक वैल्यू मिलेगी। मैंने बताया था अलग अलग पाथ 2 पॉइंट्स के बीच में डिपेंड करता है पाथ के ऊपर। डिस्टेंस 10 मीटर भी हो सकता है, 20 मीटर भी हो सकता है, 25 मीटर भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एक यूनिक वैल्यू होगी। जैसे हमने ये एग्जांपल देके बताया था ए और बी, ऐसे भी जा सकते हैं हम, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, इसमें अलग वैल्यू आएगी, इसमें अलग वैल्यू आएगी, इसमें अलग, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हर केस में क्या होगा, ए बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डिस्टेंस कैन नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स, भाई कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा। डिस्टेंस बराबर हो सकता है, उससे छोटा नहीं होगा। और ये देखो, डिस्प्लेसमेंट may be equal to distance but never greater than distance। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल तो हो सकता है, लेकिन उससे कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो ये कुछ डिफरेंसेस है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में। ठीक है बेटा, अब उसके बाद हम डिफाइन करते हैं स्पीड को। स्पीड क्या होती है, स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर चलते हैं। तो देखो स्पीड को हम डिफाइन करते हैं यहां से, स्पीड। तो स्पीड एक नई क्वांटिटी आती है जो कि मोशन से रिलेटेड है, और स्पीड के बारे में 9th क्लास में तुमने पढ़ा होगा, स्पीड। तो बेटा देखो स्पीड क्या होती है, स्पीड rate of change of distance with respect to time is defined as the rate of change of distance with respect to टाइम के साथ डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड। और ये कैसे होती है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इसके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो इसको हम किस में रखेंगे, स्केलर क्वांटिटी के अंदर रखेंगे। किस में रखेंगे, स्केलर क्वांटिटी के अंदर। तो स्पीड जो होती है वो क्या होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्पीड क्या हो गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर, और ये सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। स्पीड को किसमें मापते हैं, मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो गई। तो कोई ऑब्जेक्ट कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वो मिलकर के अगर डिस्टेंस ट्रेवल को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक नई क्वांटिटी आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड। क्या बोलते हैं, स्पीड। और स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती,
ये इसलिए स्केलर क्वांटिटी होती है, इसको मीटर पर सेकंड में मापते हैं। किसमें मापते हैं? मीटर पर सेकंड में। अब देखो जब हम सुबह बस में बैठ करके स्कूल में आते हैं तो स्कूल बस की जो होती है क्या होती है? स्पीड होती है, क्योंकि बस डिस्टेंस ट्रेवल करती है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नहीं करती। ठीक है, तो ये स्पीड होती है। और स्पीड 4 टाइप की होती है। There are 4 types of speed. नंबर 1 यूनिफॉर्म स्पीड, नंबर 2 नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नंबर 3 पे एवरेज स्पीड, और नंबर 4 पे हमारे पास है इंस्टेंटेनियस। तो 4 तरह की स्पीड होती है। ठीक है, यूनिफॉर्म नाम से पता चल रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। और एवरेज स्पीड क्या होती है कि दो पॉइंट्स के बीच में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और टोटल कितना टाइम लगा, दैट इज वहां से एवरेज निकल आता है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है कोई स्मॉल इंस्टेंट में जो स्पीड होती है, वो स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम जो स्पीड होती है उसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो 1 बाय 1 करके इनको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है बेटा? अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म if it travels equal distance in equal interval of time। ठीक है, तो मान लो यहां से मुझे यहां तक जाना है, ठीक है, और ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इसमें मैंने 4 1 फिर 3 इंटरवल ले लिए। ये सी और डी, ये यहां से 600 मीटर की दूरी पे, तो ये यहां से यहां तक 200 मीटर, फिर अगला फिर 200 मीटर, फिर अगला फिर 200 मीटर। ठीक है, 0 200 400 और 600। अब यहां से यहां टाइम हमने लिया दिस इज 20 सेकेंड। यहां पहुंचे तो फिर इसमें भी लगा 20 सेकेंड और यहां भी 20 सेकेंड। ये टाइम कितना लगा? यहाँ पे टाइम हो गया 60 सेकेंड। यहाँ पे टाइम कितना था? 0, t इज इक्वल टू 0, यहाँ पे t इज इक्वल टू 20 सेकेंड और यहाँ पे t इज इक्वल टू 40 सेकेंड, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अब देखो पहला 20 सेकेंड, पहला हमने इंटरवल कितने टाइम में ट्रेवल किया? 20 सेकेंड में पहला डिस्टेंस का 200 मीटर 20 सेकंड में, फिर अगला 200 मीटर भी 20 सेकंड में, अगला 200 मीटर भी 20 सेकंड में। तो यहाँ पे वेलोसिटी स्पीड कितनी आ जाएगी? 200 बटे
20 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी कितना 200/20 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी कितना 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसकी स्पीड को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब ये यहाँ 20 से चला, ए से लेकर के और बी तक कितनी स्पीड से चला, 10 मीटर पर सेकंड से, तो ए से बी तक इसकी स्पीड कैसी रही, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब ही एक जैसा होता है। ठीक है, इसको कांस्टेंट स्पीड भी बोल सकते हैं, ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट स्पीड। इट इज ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट। ठीक है, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट। ग्राफ हम ड्रॉ करें तो ग्राफ, ठीक है, यहाँ पे हम ले लें ओरिजिन 0, दिस इज 20 सेकेंड, दिस इज 40 सेकेंड, दिस इज 60 सेकेंड, इधर टाइम, और इधर 200 मीटर, 400 मीटर, और यहाँ कितना, दिस इज 600 मीटर। तो ये पॉइंट, ये इस तरह से, तो ये ग्राफ इस तरह से आएगा स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, इस तरह का स्ट्रेट लाइन। इधर क्या ले लिया, पोजीशन, डिस्टेंस ले सकते हो, इधर क्या हो गया, टाइम। ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहेंगे उसकी स्पीड को, यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। ठीक है बेटा, अब उसके बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और बाकी का जो बच गया वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू।